हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह, गुरुकुल एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संविधान से ही शुरू करेंगे और संविधान का जो शुरुआत है, संविधान सभा के शुरुआत के ही जो भी टॉपिक हैं उसकी चर्चा की जाएंगे। तो आइए हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। अब देखिए, संविधान सभा के जो गठन की बात है वो पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी। तो कभी भी पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन को लेकर के पहली बार जो चर्चा की गई थी वो कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा गठन की मांग की गई थी। तो स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की गठन की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक है। और उन्होंने किस बिल में या किस विधेयक में इसकी मांग की थी, तो आप बताएंगे स्वराज विधेयक में। तो पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक हो गए जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब अगर पूछा जाए कि दूसरा ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा के गठन की बात की थी, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी ने जो इसकी मांग की है वो 1922 में की थी। और 1922 में उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा। तो देखिए, तिलक और गांधी दोनों लोग चाह रहे थे कि संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन गांधी कह रहे थे कि संविधान कोई भी बनाए, इच्छा भारतीयों की होगी। और बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि संविधान भी भारतीय बनाएंगे और इच्छा भी भारतीयों की होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा के गठन की बात की थी, क्योंकि बगैर सभा के किसी भी संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसमें पहला ऐसा जो व्यक्ति था संविधान सभा के गठन की बात की थी, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। और इसकी जो औपचारिक मांग की गई थी, औपचारिक मांग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो 1934 में एम एन राय था। मतलब मानवेंद्र नाथ राय। तो देखिए, इसमें दो कहानी है। एक तो अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी, तो आप बताएंगे कि मोतीलाल नेहरू थे। और इसकी औपचारिक जो मांग की गई थी वो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 में की गई थी। हालांकि इससे पहले 34 से पहले एक नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, आप बताएंगे 28 अगस्त 1928 को। तो 28 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसी के द्वारा पहली बार संविधान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान के सिद्धांत को पहली बार जो प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, वो 28 अगस्त 1928 को किया गया था। तो औपचारिक मांग एम एन राय ने किया था और इसके संविधान के सिद्धांत को नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। अब उसके बाद जैसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की थी, तो 1936 में 1936 में अपने फैजपुर अधिवेशन में
पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और ये जो फैजपुर अधिवेशन था, इसमें प्रमुखता के साथ जो भाग लिया गया था, जो अध्यक्षता की गई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। चूंकि राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, तो इसलिए जब इसने मांग रखी थी तो लोगों ने इनका समर्थन किया। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नया आकार देते हुए, मूर्त रूप देते हुए इसे जनता में 1939 में मूर्त रूप देते हुए आप ये कह सकते हैं लोकप्रिय बना दिया। तो अगर पूछा जाए जनता में लोकप्रिय बनाने वाला संविधान सभा की मांग को कौन व्यक्ति था, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू थे। अब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इसको आंशिक रूप से कब स्वीकार किया था, तो आंशिक रूप से 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया। तो इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि पहली बार अंग्रेजों ने थोड़े मात्रा में ही सही आंशिक रूप से कब इसे स्वीकार किया था, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि आप लोग चाहें तो संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। तो फिर 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के लगभग समाप्ति के समय भी क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन जो लाया गया था, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था, और क्रिप्स मिशन की जो प्रमुख थे उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। तो स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन लाया गया, तो इसमें स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर पूछा जाए कि पहली बार आंशिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया, तो 1940 में किया था, और क्रिप्स मिशन के द्वारा स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया गया। तो कभी पूछा जाए कि स्पष्ट रूप से कब स्वीकार किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो 1942 में किया था। लेकिन इस समय कांग्रेस इसको भी मानने के लिए सही मायने में तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा चेक है जो पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है, अर्थात 100% भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था, और फिर किसी कारणवश इस पर काम नहीं हो पाया। तो 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और जिसके प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो एटली सरकार ने यहाँ पर लगभग 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन भेजा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, तो कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे और तीनों कैबिनेट मंत्री थे। जैसे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, दूसरे पैट्रिक लॉरेंस थे, और तीसरे जो थे अलेक्जेंडर थे। तो इसमें 3 सदस्य थे और तीनों को 3 एटली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। और अगर पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष हमेशा याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था। तो संविधान सभा के गठन को व्यवहारिक रूप कब दिया गया था, या इस पर क्रियान्वयन कब हुआ था, या एक बड़ी योजना संविधान सभा को लेकर के कब जमीन पर उतारा गया था, तो उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर
कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, मीन्स सिफारिशों के आधार पर, संस्तुतियों के आधार पर पहली संविधान सभा की बैठक आधार पर पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उद्घाटन बैठक या पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पूछा जाता है कि इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो वरिष्ठ सदस्य होने की वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और ये पहली बैठक जब हुई थी तो उस समय टोटल कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे उस समय 207 सदस्य थे। उस समय सदस्यों की संख्या 207 थी। और 207 ही सदस्यों की संख्या इसलिए थी क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया था। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और सेम प्लेस पर हुई थी। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसी समय उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का कार्य क्या था? तो आप बताएंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना आज दिख रही है उस प्रस्तावना में सबसे बड़ा योगदान जो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही आगे चल करके इस प्रस्तावना को जोड़ा गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार करने वाला कौन था? तो इस उद्देश्य के प्रारूप को तैयार करने वाला B.N. राव थे। तो B.N. राव को वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा राव के नाम से जाना जाता है। तो B.N. राव जो थे वो संविधान सभा का अगर पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव। तो पर्दे के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? इन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये कार्य कर चुके हैं और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। और प्रस्तावना के पहले प्रारूप को भी इन्होंने तैयार किया था और जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक तो कब लाया गया था, कब प्रस्तुत किया गया? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। और इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। इसमें इसलिए समय लग गया क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि अभी मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं हैं, तो इसलिए इस पर अभी बहस करना सही नहीं है। तो जब सारे लोग इकट्ठा हुए तब इसमें जा कर के यहाँ पर इसे स्वीकार किया गया था। और
अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को सहमति तथा समायोजना के आधार पर संविधान सभा द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया या पारित किया गया। तो चाहे अडॉप्ट पूछा जाए, चाहे अंगीकृत पूछा जाए, चाहे पारित किया पूछा जाए, ये तीनों के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका एक ही डेट है 26 नवंबर 1949 और इसीलिए इसे जो है संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। संविधान दिवस इस डेट को घोषित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन ये लागू हुआ था, जिस दिन ये पारित हुआ था, तो उस समय संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 सदस्यों ने किया था और इसमें से कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, तो आप बताएंगे 8 महिलाओं ने भी इसमें हस्ताक्षर किया था। और पार्टिकुलर अगर ये पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा लागू कर दिया गया। अतः 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि भारत का जो पूर्ण स्वराज दिवस था, जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। लेकिन आंशिक रूप से अगर पूछा जाए कि इसे आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंशिक रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो पारित करते ही स्वतः ही लागू हो गए थे और उसमें 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो स्वतः अपने आप लागू हो गए थे। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब इसमें जैसे कुल अनुच्छेद मूल संविधान में कितने थे, तो कुल आर्टिकल्स जो है उस समय 395 थे और उस समय भाग कितने थे, तो भाग 22 थे और उस समय शेड्यूल कितने थे, अनुसूचियाँ, तो 8 अनुसूचियाँ थी और मूल अधिकार कितने थे, तो मूल अधिकार आप बताएंगे मूल संविधान में 7 थे। हालांकि एक हट गया था, लेकिन जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है मूल अधिकार उसमें अगर पूछा जाए तो 7 थे। और उस समय फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जो है वो बाद में लाया गया 76 में। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 है, एक भी इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अनुच्छेद 395 भाग आपका 22 है और अनुसूचियाँ 8 है, मूल अधिकार मूल संविधान में 7 हैं, मौलिक अधिकार इस समय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया गया था। और इसी समय 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान को जनगण मन अधिनायक जय है जो आपका है राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। और उसी समय 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा भी दिया गया था। तो देखिए जो जनगण मन है
उसको मान्यता कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की दर्जा कब दी गई? तो 24 जनवरी 1950 को। और उससे पहले ही 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा उसे घोषित किया गया था। तो ये चीज़ें इस समय की गई थी। तिरंगा झंडा जो है वो पहले ही जुड़ चुका था देश के एक अभिन्न अंग के रूप में। अब देखिए, इसमें अगर अधिवेशन पूछा जाए तो कुल अधिवेशन सेशन, तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो कुल अधिवेशन कहीं कहीं 112 मिलता है, कहीं कहीं 111, लेकिन वो 112 ही कहा जाएगा क्योंकि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी तो उसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। और कुल बैठकें तो 112 नहीं, सॉरी गलत बता रहे हैं, 112 नहीं होंगी, बल्कि ये 112 नहीं है। आप बताएंगे कि इसमें 112 नहीं है, बल्कि जो इसमें कुल अधिवेशन है, कुल अधिवेशन वो 12 है। अधिवेशन सिर्फ 12 है। कुल बैठकें अगर पूछी जाए, कुल बैठक कितनी हुई थी, तो कुल बैठकें जो थी वो आप बताएंगे 114 लगभग बैठकें हुई थी। और जैसे कितना पैसा खर्च हुआ था, तो लगभग 60 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और बनने में समय जो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लगा हुआ था। और जिनमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाएं इसमें आप बताइएगा, कुल महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी। कुल महिलाएं 15 थी। और प्रथम बैठक में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी, तो प्रथम बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 9 थी। और हस्ताक्षर करने वाली, हस्ताक्षर जो किया गया था, हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 8 थी। और उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम था बेगम अयाज रसूल। तो देखिए, जहाँ तक संविधान सभा में महिलाओं की बात है, तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। और पहली बैठक में महिलाएं 9 थीं और हस्ताक्षर करने वाले में 8 महिलाएं थीं, जिनमें एक मात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम अयाज रसूल। तो इस तरीके से महिलाओं का भी योगदान इसमें संविधान में कुछ हद तक माना जा सकता है। अब वर्तमान में गिनती के हिसाब से जब देखेंगे, तो वर्तमान में गिनती के हिसाब से भाग 25 हो गए हैं। अनुच्छेद गिनती के हिसाब से लगभग 465 प्लस हो गए हैं। और जैसे मूल अधिकार इस समय वर्तमान में, तो मूल अधिकार की संख्या आप बताएंगे इस समय 6 है। और मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या इस समय 11 है। अब आपको संविधान सभा में कैसे कैसे सदस्य आए थे, तो उन सदस्यों के बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा करना है। तो निर्वाचन, तो इसमें निर्वाचन कैसे हुआ था? तो देखिए, निर्वाचन को लेकर के संविधान सभा के सदस्यों में एक राय नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उस समय 1946 में चुनाव कराना वयस्क मताधिकार के आधार पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उतना पैसा भी नहीं था, उतनी सुरक्षा भी नहीं दिया जा सकता था। तो इसलिए इनका चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और उसमें जो चुनाव में भाग लेने वाले जो लोग थे वो प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य थे।
प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे। तो इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना था। तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या, अगर पूछा जाए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी, 389 थी। और 389 में से कितने ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे निर्वाचित होकर के। तो ब्रिटिश प्रांतों से जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से निर्वाचित लोग जो आए थे वो 292 लोग थे। और 4 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। तो 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से आए थे। अच्छा, ब्रिटिश कमिश्नरी का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे इस समय जिस तरीके से केंद्रीय या संघ शासित क्षेत्र है जिस पर शासन केंद्र का होता है, तो जैसे आज यूनियन टेरिटरी के प्रदेश हैं, तो उसी तरीके से ठीक उस समय कमिश्नरी होते थे। और इसमें 2 प्रकार से लोग निर्वाचित होकर के आए थे। एक तो अप्रत्यक्ष रूप से आए थे और एक जो थे वो मनोनीत आए थे। और मनोनीत जो लोग थे वो रियासतों से आए थे, क्योंकि उन लोगों ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था। तो इसमें सबसे पहले वो कौन सी 4 ब्रिटिश कमिश्नरियाँ थीं, तो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन से थे, ब्रिटिश कमिश्नरी। तो देखिए 4 ब्रिटिश कमिश्नरी जो थे उसमें से जैसे कुर्ग हो गया, तो कुर्ग इस समय कहाँ पड़ता है, तो आप बताइएगा, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और दूसरा जो था वो अजमेर मारवाड़, ये तो आप जानते ही होंगे कि राजस्थान में है, राजस्थान। और तीसरा जो था, तीसरा दिल्ली। और चौथा जो था इसमें पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ठीक, तो 292 लोग ब्रिटिश प्रांतों से आए थे और जो 4 लोग आए थे वो ब्रिटिश कमिश्नरियों से आए थे। और ब्रिटिश कमिश्नरी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी के जो प्रदेश आज यहाँ पर शासन चल रहे हैं, तो उसी को कमिश्नरी के भी नाम से भी पहले जानते थे। अब जैसे देसी रियासतों से कितने लोग आए थे, तो देसी रियासतों से मनोनीत लोग थे, राजा महाराजा के यहाँ से मनोनीत लोग आए थे, तो उनकी संख्या जो है वो 93 थी। तो 93 मनोनीत लोग हो गए और 292 लोग निर्वाचित हो गए। और बाकी जो 4 लोग हो गए वो ब्रिटिश कमिश्नरी से हो गए। लेकिन जब अगस्त 1947 में देश का विभाजन हो गया, तो जब देश का विभाजन हो गया तो रियासतों की संख्या 70 बची, बाकी पाकिस्तान में चले गए। और इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत से 292, टोटल 389 लोग थे, तो 389 के स्थान पर अब ये 389 ना होकर के विभाजन के बाद 299 बचे। और जो अभी तक 292 थे अब वो 229 रह गए। तो विभाजन के बाद राज्यों में, ब्रिटिश प्रांतों में 229 बचे, टोटल 299 बचे। और रियासतों में 70 बचे। तो कुछ रियासतों से पाकिस्तान में गए, कुछ राज्यों से पाकिस्तान में गए। तो बंटवारे के पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अलग थी और बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अलग हो गई थी। अब जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में सबसे अधिक जो सीट मिली थी तो वो 208 सीट जो मिली थी, आप बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, सबसे अधिक सीट मिली। और दूसरे नंबर पर जो सीट थी वो 73 सीट जो मिली थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी, बाकी जो 15 सीटें थी वो अन्य लोग यहाँ पर जीत करके आए थे। तो देखिए सबसे अधिक सीट 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और अन्य लोग को जो मिली थी वो 15 सीट मिली थी। तो जिसके पास जितनी सीटें थी उसी सीटों के आधार पर
देश का बंटवारा किया गया था, तो इसलिए भारत के हाथ में ज़्यादा क्षेत्रफल आया था, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास सीटों की संख्या अधिक थी। अब इसमें जो चुनाव हुआ था तो उसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाना था, और उसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। तो 40 करोड़ में से प्रत्येक 10 लाख में से एक लोगों को यहाँ पर निर्वाचित किया गया था। चुनाव कैसे हुआ था तो आप बताएंगे वर्ग के आधार पर हुआ था। वर्ग के आधार पर हुआ था, अर्थात जैसे सामान्य अलग किया गया, उसके बाद सिख का अलग किया गया और मुस्लिम की सीटों की संख्या अलग कर दी गई थी। तो इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव किया गया था। और जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो संविधान सभा के गठन के बाद या गठन के पहले ही 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन का मतलब इसे 3 बार पढ़ा गया था। तो पहला जो था, पहला वाचन मतलब प्रथम वाचन, तो जो प्रथम वाचन चला गया था मतलब पहली बार जो पढ़ा गया था, तो जो प्रथम वाचन था वो 4 से 9 नवंबर 4 से 9 नवंबर 1948 5 दिन ही चला था। उसके बाद फिर द्वितीय वाचन जो था, तो द्वितीय वाचन जो था आप बताएंगे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तो दूसरा जो वाचन था ये सबसे अधिक दिनों तक पढ़ा गया था। और तीसरा जो वाचन था, तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। और ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अब देखिए संविधान सभा में कई सारी समितियों का भी गठन किया गया था, और उन समितियों में एक जो सबसे प्रमुख समिति है जिसने संविधान के जो प्रारूप बनाए गए थे तो उसकी उसने जांच भी की थी, उस पर उसने परिवर्तन भी किया था, तो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, या पांडुलेखन समिति कहते हैं। तो संविधान सभा में कई सारी ऐसी प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, और जिनमें से सबसे प्रमुख समिति जो थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को, और ये सबसे प्रमुख समिति थी। अब इसमें कुल 7 सदस्य थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष हो गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे जो थे वो एन गोपाला स्वामी अयंगर हो गए, एन गोपाला स्वामी अयंगर। और तीसरे जो हैं के एम मुंशी हो गए, के एम मुंशी। चौथे मोहम्मद सादुल्ला
मोहम्मद सादुल्ला हो गए, और पांचवें जो थे कृष्ण इनका पूरा नाम जो है वो पूरा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये पांचवें सदस्य हो गए। उसके बाद दो सदस्य और थे, जो छठे सदस्य थे वो डीपी खेतान थे। डीपी खेतान हो गए। और अगले जो थे लास्ट में वो बीएल मित्र थे। बीएल मित्र। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, तो डीपी खेतान की डेथ के बाद टीटी कृष्णाचारी आए थे। टीटी कृष्णाचारी आए थे, और इसमें बीएल मित्र हट गए थे। तो इनके बाद फिर एन माधव राव को लाया गया था। एन माधव राव को लाया गया था। तो देखिए इसमें जो सबसे प्रमुख समिति थी तो आप बताएंगे, उसमें प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अध्यक्ष अम्बेडकर जी हो गए, दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगर हो गए, तीसरे KM मुंशी हो गए, चौथे मोहम्मद सादुल्ला हो गए, पाँचवें जैसे डीपी खेतान हो गए, या छठे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, सातवें BL मित्र हो गए। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें पूछा जाता है किसकी डेथ हो गई थी, तो डेथ डीपी खेतान की हो गई थी। तो इनके मरने के बाद किसको लाया गया था, तो टीटी कृष्णाचारी को लाया गया। और BL मित्र जो थे इन्होंने छोड़ दिया था, तो इनकी जगह पर कौन आया था, तो एन माधव राव आए थे। और इसमें से ये भी पूछा जाता है कि कौन संविधान सभा में शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा है। वैसे सभी लोग कांग्रेस बैनर तले लड़ करके आए थे, लेकिन इसमें हमेशा कांग्रेस से जुड़ा हुआ सदस्य कौन था, तो एकमात्र सदस्य थे कांग्रेस से जो हमेशा जुड़े हुए थे, उनका नाम था KM कन्हैयालाल मडिकलाल मुंशी थे। तो ये प्रारूप समिति की बात हो गई। और दूसरी समिति जो थी वो जैसे मौलिक अधिकार समिति, तो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल हो गए। और इसके बाद जो अगली समिति थी संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित JL नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगली जो समिति थी संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त जैसे प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जैसे अगले जो थे, अगली जो समिति बनाई गई थी संचालन समिति, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जैसे झंडा समिति, तो देखिए झंडा समिति में विवाद है, लेकिन झंडा समिति के जो तदर्थ समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो भी ऑथेंटिक बुक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लेती हैं, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसका सही माना जाएगा। तो इसमें सभी समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति लाई गई थी
वो आप बताएंगे प्रारूप समिति। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।